नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक। 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मिशन पर काम कर रहे संगठन पीएफआई का खेल खल्लास हो गया, खत्म हो गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उससे जुड़े 8 अन्य संगठनों पर देश में 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। तो यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किया गया और यह फैसला पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों को सामने आने के बाद किया गया। यह फैसला 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश सामने आने के बाद किया गया और यह फैसला 12 जुलाई को पटना में पीएम मोदी के कार्यक्रम में हमले की साजिश के पता चलने के बाद हुआ। यह फैसला पीएफआई को विदेशी फंडिंग का पता चलने के बाद किया गया। यह फैसला पीएफआई की जिहादी ट्रेनिंग सेंटर के खुलासे के बाद किया गया। यह फैसला 16 राज्यों में देश तोड़ने की साजिश का सबूत मिलने के बाद हुआ। यह फैसला पीएफआई के खिलाफ 1300 से ज्यादा मुकदमों के बाद हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किए गए इस बड़े फैसले से भी विपक्ष बेचैन हो उठा है। विपक्ष के नेता पीएफआई पर बैन को देश विरोधी संगठन पर बैन की तरह नहीं बल्कि मुस्लिम संगठन पर ज्यादती के तौर पर पेश करते दिख रहे हैं। इस बेचैनी को समझने के लिए पहले आप लालू प्रसाद का बयान सुनिए, जिन्हें पीएफआई और आरएसएस एक जैसे दिखाई देते हैं। पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाइए। एकरूपता लगे, दिखने को लगे। ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा बहाने भी बनाए थे। तो पीएफआई वही संगठन है जिसने बीते 12 जुलाई को पीएम मोदी के पटना दौरे के दौरान हमले की साजिश रची थी। उसी दौरान फुलवारी शरीफ में पीएफआई के जिहादी ट्रेनिंग सेंटर का खुलासा हुआ था और राज्य के 15 जिलों में उसके नेटवर्क के खुलासे से हड़कंप मच गया था। फुलवारी शरीफ में ही जांच के दौरान 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ और उसी खुलासे के बाद जारी एक्शन के तहत देश के 15 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, जहां से सिर्फ 22 और 27 सितंबर को 278 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उससे जुड़े 8 अन्य संगठनों पर बैन का फैसला लिया। लेकिन जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ही पूछ रहे हैं कि सबूत कहां है। देखिए, पीएफआई का बैंड भारत सरकार ने लगाया है और पीएफआई का पर जो बैंड भारत सरकार ने लगाया है, भारत सरकार को बताना चाहिए कि किन परिस्थितियों में क्या साक्ष्य है पीएफआई के खिलाफ, किन कारणों से पीएफआई पर बैंड उन्होंने लगाया। तो आरजेडी और जेडीयू का रुख शुरू से पीएफआई को लेकर क्या है सबने देखा है, लेकिन अब जब पीएफआई पर बैन लग चुका है तो बीजेपी की तरफ से पीएफआई को लेकर हमदर्दी दिखाने वाले विपक्षी नेताओं के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग होने लगी है। यही महागठबंधन है जो बिहार में पीएफआई को अपना नैतिक समर्थन दे रहा है, उनको बचाने का काम कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता श्री शिवानंद तिवारी, वो पीएफआई के कुछ वॉलंटियर्स ने जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया महाराष्ट्र के अंदर, तो उसका समर्थन कर रहे थे। कह रहे हैं शिवानंद तिवारी कि वो अपना विरोध प्रकट कर दिए। भी विरोध प्रकट करने का एक तरीका है। शिवानंद तिवारी पर तो और सेडिशन का केस चलना चाहिए। चलिए, किस पर क्या केस चलना चाहिए छोड़ देते हैं फिलहाल, लेकिन बहस में हम आज जब एंट्री कर रहे हैं और आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि जो लोग इस बहस में शामिल होना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, वो हमारे सोशल मीडिया से भी जुड़ जाइए। गर्मा गर्म सवाल पूछ डालिए, मन में कुछ मत रखिए और सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे कि पीएफआई पर बैन से विपक्ष बेचैन क्यों है, पीएफआई पर बैन को लेकर सवाल क्यों है, पीएफआई पर बैन को लेकर आरएसएस पर सवाल क्यों है, क्या तुष्टीकरण के लिए पीएफआई से हमदर्दी जता रहा है विपक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर फैसले पर सियासत क्या सही है। इन्हीं सवालों के साथ हम इस डिबेट को शुरू करते हैं। हमारे साथ शक्ति यादव प्रवक्ता आरजेडी से हैं, स्वागत है शक्ति यादव जी। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, अभिषेक जी आपका भी स्वागत। उदय सिंह जी का स्वागत जो कि प्रवक्ता है बीजेपी से, और ललन सिंह जी का भी स्वागत जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। तो सबसे पहले सवाल जिन्होंने सवाल को जन्म दिया है, सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है, यह बेचैनी क्यों है, यह शक्ति यादव हमें जरा बताएंगे।
विवेक, अपेक्षा तो करूंगा, क्योंकि आपके जो प्रस्तुतिकरण है इससे तो स्पष्ट होता है, पुष्ट होता है कि पीएफआई के खिलाफ जो एजेंसियां जांच कर रही थी और जो प्रतिवेदन जांच दलों ने समर्पित की है भारत सरकार के गृह मंत्रालय को, उसकी प्रति आप तक पहुंच गई होगी, क्योंकि आपके प्रस्तुतिकरण इस बात के परिचायक हैं। सवाल है कि कोई भी संगठन जिनका एंटी नेशन अगर कोई एक्टिविटी है या वो सोसाइटी के लिए थ्रेट है, तो सारी चीज़ों को पीपुल डोमेन में आनी चाहिए। अगर चरित्र समान है, सिमिलर नेचर अगर अन्य संगठनों से मिलता जुलता है, तो आखिर वो क्यों नहीं? याद करिए, नहीं तो जिनको विस्मरित तो हो गए होंगे उनको मैं स्मरण करा देना चाहता हूं। देश के प्रथम गृह मंत्री श्रद्धेय पटेल साहब ने बैंड किया था, उनके चरित्र उस समय के थे। तो सवाल ये नहीं है कि हम ये नहीं कर रहे, अगर उनका भी इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, उनकी भी जांच कर लीजिए। नहीं, ये कितनी बार बैन हुआ, ये छपा हुआ है सर, ये सबको मालूम है। आप सुन लीजिए, हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आरएसएस पर आप सवाल कर रहे हैं तो कितनी बार आरएसएस भारत की रक्षा के लिए, अस्मिता के लिए, प्रभुत्व के लिए सामने आया। हमारा ये कहना है, नहीं हम सुन रहे हैं शक्ति यादव जी सवाल है बोलने के लिए कहा। हाँ तो सवाल नहीं विवेक जी, उनके लिए, उसके लिए तो पार्टी है, वो सवाल हमसे कर लेंगे। आप सवाल जो कर रहे हैं पहले इसका जवाब जान लीजिए। सबसे एक नंबर बात वाले सुन लीजिए, हमने कहा कि अगर आरएसएस का चरित्र धार्मिक उन्माद, भाषाई आतंक अगर परोसे जा रहे हैं, समाज में पटिशन खींची जा रही है और ये मूलभूत समस्याओं से ध्यान भटका करके एक मजहबी जो हमारी एकता है उसको खंडित करने की कोशिश करते हैं, तो क्या सिमिलर नेचर नहीं है क्या? अगर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अगर थ्रेट है, अन्य संगठन पीएफआई जैसे अन्य संगठन थ्रेट है, उस पर आप बैंड लगा रहे, उससे बदतर जिनकी स्थिति है उस पर बैंड कौन लगाएगा? आखिर अथॉरिटी तो आप है। नहीं तो कौन सा ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है सर? अगर बिहार पुलिस के अधिकारी इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पीएफआई के बारे में बताते हैं, उनकी गतिविधियों के बारे में बताते हैं, तो कैसे इसे मिला रहे हैं? ये चादर मिलान कुछ पच नहीं रहा। अगर कुछ और सार्थक उदाहरणों के साथ अगर आप सामने आएंगे तो बेहतर होगा। तब तो इधर हाजमा तो कुछ खाना पड़ेगा पचाने के लिए। मालेग्राम का मुख्य हत्या का बस देखिए आप पॉइंट पर आए हैं की बात करता हो हाँ। तो बहुत अच्छा है, बहुत है। वो तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वो तो वरदान है भाई, वो देश के लिए वरदान है ना। आप जहर फैलाते हैं, उन्माद पैदा करते हैं, समाज में जहर बोते हैं हाँ। उन संगठनों को क्यों नहीं, उन संगठनों पर आखिर प्रतिबंध क्यों कर नहीं, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं? 1 महीना के अंदर, 1.5 महीना के अंदर आपने पीएफआई पर आपने लगातार जिस तरह तत्परता दिखा करके आपने कार्रवाई की, अगर उनके खिलाफ आपके पास सबूत है कार्रवाई करिए, हम नहीं रोक रहे। उदय सिंह जी को लाइए, उनसे जिनकी बदतर नहीं डिबेट में काफी कम वक्त होता है, हम बिल्कुल शक्ति जी यादव बिल्कुल लेते जाइए। अब रुकिए चाहते हैं शक्ति यादव जी का जो सवाल है, मन में अगर कोई मन में अगर कोई अगर चल रहा है, कहीं भी अगर आपको द्वंद्व लग रहा है तो उसका निपटारा हो जाना चाहिए। लंबा सवाल पूछेंगे तो मैं द्वंद्वता का शिकार नहीं हो सकता। द्वंद्वता के शिकार वो होते हैं जो पक्षकार होते हैं। मैं तो विवाद यहाँ कोई पक्षकार नहीं है, लेकिन जहां आरोप लगेंगे, जिन्होंने इस गतिविधि को लेकर अपनी बात सामने लाने की कोशिश की, अगर वो पक्षकार हो जाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला और वैसे संगठनों पर जिन पर बैन लगता है और उसकी पैरोकारी होती है, तो उस पर आप कह रहे हैं कि कोई पक्षकार बन रहा है। प्लीज, हमने आपको नहीं कहा आप क्यों मिर्ची लग गई? नहीं, हमें तो मिर्ची नहीं लगती, हम तो गुड़ खा के बैठे हैं जनाब। क्यों लग रही भाई? अरे नहीं लगेगी, एकदम नहीं। शक्ति यादव जी खड़ा कर रहा हूं। उदय सिंह जी आप इसका उत्तर दीजिए। मैं आपको कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं। हाँ ठीक है, उदय सिंह जी आप इसका उत्तर दीजिए। जवाब दे देगी। देखिए, धन्यवाद विवेक जी, आपने हमें बोलने का अवसर दिया और मेरा जो पैनल में लोग बैठे हुए हैं उनसे आग्रह होगा, क्योंकि हमने उनकी सारी बातों को सुना है तो वो भी शांति से सुनेंगे। ये जो पीएफआई पे बैन लगा है, ये एक दिन का एविडेंस के आधार पे नहीं लगा है, इस पे लंबी कार्रवाई हुई है और जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो काफ़ी छानबीन के बाद और जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स आए, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स, जो फॉरेन फंडिंग हुई, इस सब आधार पे इस पे बैन लगा है। जो लिटरेचर मिला है वो 2047 तक 2247 तक ये भारत को एक इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करने का इनका विचार था। इनका जो मोडस ऑपरेंडी और मॉडल था, ये ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग के तौर पे युवाओं को नियुक्त करते थे, वैसे युवाओं को जो बेरोजगार हैं, जिन्हें कोई काम नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदय सिंह जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पुलिस बता चुकी है। जो जानना चाह रही है आरजेडी, जो शक्ति यादव जानना चाह रहे हैं उसके बारे में बताइए।
आप जिस विषय, हाँ, आप जिस विषय को सुनना चाह रहे हैं हमसे, मैं उस विषय पे भी आ रहा हूँ। नहीं सर, एकदम आ ही जाइए, अब आइए मत, आ जाइए एकदम। नहीं, हाँ, इनका जो ये पूरे देश में ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय से लोगों को इसको अपीजमेंट के पॉलिसी के साथ जोड़ रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति हो रही है। जहाँ तक आरएसएस का प्रश्न है, आपको मैं स्ट्रेट बताना चाह रहा हूँ, जो आप हमसे जानना चाह रहे हैं, ये भारतीयता के लिए एक सामाजिक संगठन है जो काम कर रहा है नेशनलिटी के लिए, नेशनल इश्यूज़ पे, और समाज में जो सोशल इश्यूज अराइज करते हैं उनके लिए ये सेक्रीफाइस करती है। आपने कोरोना के दिनों में भी देखा होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो काम किया, हजारों लाखों लोग जो विस्थापित होकर के आ रहे थे, उन्हें जगह जगह पे खाना खिलाना, उन्हें दवा देना, लोग उनसे भाग रहे थे कि ये कोरोना पीड़ित क्यों नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल, हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि एक भी कोरोना काल के समय में आरएसएस की जो अपनी सहभागिता है वो तो कहीं दिखा भी नहीं, जब पूरी तरह से भारत की सरकार लाचार। नंबर एक। नहीं, दूसरी बात ये, हम या जो देश में मालेगांव का हत्या का सबसे बड़ा अभियुक्त जो आज लोकसभा के अंदर में है, गोडसे को महिमा मंडित कर रही है, देश की धर्मनिरपेक्षता पर हमला कर रहा है, हम कौन सा देश कहां जाना चाह रहे हैं? इंटरनल सिक्योरिटी के अगर लिए अगर थ्रेट है पीएफआई, अब बैंड करिए, लेकिन उनका अगर सिमिलर करेक्टर अन्य संगठनों से जुड़ा हुआ है, उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं? ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, जो एक बार बैंड लग चुका है, 2 बार बैंड लग चुका है, और लगातार इधर इनके दिनों में खतरा है। आरएसएस जिस तरह से कर रही है, भाजपा धार्मिक उन्माद फैला रही है, भाषा जो खुद टुकड़े टुकड़े गैंग है, आज रांची में क्या करा रहे हैं? चलिए आरएसएस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। शक्ति यादव जी, चलिए स्क्रीन पर लाते हैं, हटाइए, मिटाइए हम लोग सबको, हटाइए हम लोग को, हटाइए भाई स्क्रीन से, डालिए। चलिए पहला पॉइंट, 1947 में कश्मीर में शरणार्थियों के लिए जो काम किया, 1962 के युद्ध में बॉर्डर पर जाकर जवानों की मदद की, जो बड़े काम किए गए, गुरु गोलवलकर की कोशिश से कश्मीर का भारत में विलय हुआ। चौथा पॉइंट, 1965 के युद्ध में दिल्ली में यातायात व्यवस्था आरएसएस ने संभाली। दादर नगर हवेली और गोवा के भारत विलय में अहम भूमिका। और पढ़िए, आपातकाल में आंदोलन और विपक्ष को एकजुट कर जनता पार्टी का गठन। इसके अलावा 1955 में भारतीय मजदूर संघ का गठन। इसके अलावा देश से जमींदारी प्रथा के खात्मे में बड़ा योगदान। इसके अलावा आपदा के वक्त पीड़ितों की सेवा और मदद। इसके अलावा संस्कृति और भारतीय शिक्षा के लिए लगातार काम। चलिए एक बार फिर आइए स्क्रीन पर, अब बताइए, 10 हमने गिना दिए। अब एक मिनट, पीएफआई के 10 आप गिना दीजिए, पीएफआई के 10 आप गिना दीजिए, अगर इतनी हमदर्दी हो रही है, पक्षकार कह रहे थे ना आप। चलिए 10 गिना, 10 छोड़ दीजिए, 5 ही गिनाइए। हमदर्दी के पक्षकार नहीं हूं, एक लाइन में मैंने कहा 5 पॉइंट गिनाइए शक्ति यादव जी, सिर्फ पीएफआई के 5 पॉइंट। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैं 5 पॉइंट मांग रहा हूं आपसे, सिर्फ 5 बिंदु, 1 2 3 4 5 बोल रहे थे। नहीं सुन तो, अरे एक नहीं 100। अब सुनिए ना, कहा जा रहा है, हाँ बताइए ना, हम यहीं पर मौजूद, आप बताइए, सिर्फ 5 पॉइंट बताइए। हम पीएफआई के अगर कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी आप उसको बैंड करिए, हम इसका कोई हम पैरोकार नहीं है ना। कुछ अच्छा है तो बता दीजिए, आपके पास अच्छा वाला तो आरएसएस का हमारे पास है। ग्वालियर के थाने में, ग्वालियर के थाने में किनकी गिरफ्तारियां कैद है अंग्रेजों के साथ मिलकर के काम करने की? चलिए अब देखिए पीएफआई वाला प्लान लाइए भाई स्क्रीन पर, हटाइए हम लोगों को। देखिए क्या 4 लेयर का प्लान था पीएफआई का, पढ़ते जाइए। पीएफआई के बैनर तले मुस्लिमों को जोड़ना, मुस्लिम समुदाय के लोगों को हिंसा के जरिए विरोधियों में दहशत फैलाना, यह इनका प्लान था। प्लान था एससी एसटी ओबीसी को मिलाकर चुनाव जीतना। इनका प्लान था सत्ता मिलते ही सरकारी विभागों में कैडरों को कप्तानी सौंप देना। तो यह इनका प्लान था। अब इन मास्टर प्लान के जरिए, जिसमें कहीं भी कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखती है। जब हम पीएफआई के ऊपर बात कर रहे हैं विवेक जी, तो मेरा एक चीज सुन लिया जाए। नंबर 1 इस देश के लिए बहुत जरूरी है, जो 35 से 40 साल तक एजेंसीज के अंदर काम करते हैं, चाहे वो एनआईए हो, सीबीआई हो, ईडी हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, या हिंदुस्तान का कोई भी सूचना तंत्र और सुरक्षा बल हो, उसके ऊपर विश्वास कीजिए। और याद रखिए, कोई भी प्रतिबंध लगने के पहले इन्हीं एजेंसियों के आधार के ऊपर, एजेंसी के दिए हुए प्रमाणों के ऊपर, पीएफआई हो, आरएसएस हो, कोई भी हो, उसके ऊपर बैंड लगता है। नंबर 2, 16 साल यह स्थापित रहा। सवाल तो जरूर उठता है कि क्यों लेट हुआ प्रतिबंध लगाने पे, लेकिन अगर आज प्रतिबंध लगा है तो मैं 200% बोल सकता हूं कि अराजकता, विदेशों से धन
और देश के लिए बहुत बड़ा खतरनाक ये संगठन है, इसमें कोई शक नहीं। 2 ऑपरेशन हुए हैं और दोनों ऑपरेशन से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, एनआईए का जो 35 साल का सिपाही से लेके डीजी तक का अफसर है, वो पूरी तौर पे उनका प्रमाण इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि उसको पता है कि भारत लोकतंत्र है जहां न्यायालय में जाने का मौका मिलेगा और वहां वो किसी भी तरह से अपनी बेइज्जती और कोताही नहीं बरतना चाहता। सवाल तो ये है, तीसरी रक्षा बात विशेषज्ञ एक और ललन सिंह का खून काहे खोल गया भाई? खून क्यों खोल रहा है? ललन सिंह का इसलिए खून खोल क्यों गया। खोल रहा है? इसलिए ना भाई कि उन्होंने डिवोशन दिखाया, उन्होंने लड़ा, जी एकदम सही। तो क्यों खून खोल रहा है? और हर व्यक्ति का खून खोलता है। मुझे और आप मुझे कह रहे किसी हैं दल हम से तो सिर्फ मतलब 5 बिंदु मांग रहे हैं, 2 पाकिस्तान को गिना क्या दीजिए, तकलीफ है कि पाकिस्तान 2 गिना बेचैन है? दीजिए कि पीएफआई मुस्लिम पर कंट्री को क्या बैन। तकलीफ है कि वो और बेचैन है? क्यों लगता है आपको कि इस बैन से कोई खुन्नस कहीं से साधी जा रही है? आप एक्सप्लेन कीजिए। हमारी पार्टियां कीजिए। सब अपनी है। एक सेकंड, किसने कहा खुन्नस? 120 करोड़ रुपया खुन्नस इनका सीज किसने हुआ कहा? है और हम ये लोगों ने foreign पीएफआई funding के से इनको बैंड पर प्राप्त ये हुआ नहीं है। कहा कि बैंड क्यों लगाया गया। एकदम हमने से। कहा कि अगर सिमिलर नेचर अन्य संगठनों में है, कहां सिमिलर उन पर नेचर बैंड है? करने की बात कौन सा करने की है। नेचर सिमिलर मिल हमें गया नेचर आपको? है किसी के तो बिल्कुल किसी कौन के है? बैंड कौन पर सा कोई सिमिलर सवाल नहीं। नेचर मिल गया? अगर कोई कहां दोनों को एक साथ बुखार आ रही है, ठंड लग रही है? कौन सा सिमिलर नेचर मिला दिया भाई आप लोगों कोई ने? रोका नहीं, लेकिन एक पॉजिटिव काम कर रहा है, देश की भलाई के लिए काम कर रहा है, और एक का जो निगेटिविटी है वो सामने है आपके। उसको पोसिएगा, उन्माद फैलाइएगा। कौन उन्माद फैला रहा है? वो दिख रहा है देश को। फैलाइएगा। कहां उन्माद फैला रहा है? उन्मादियों को आप पीठ पर सहारा देंगे विवेक जी, और कोई सवाल नहीं पूछेगा। किसने कहा कि बैंड नहीं करिए? करिए, लेकिन उन लोगों को करिए जो विवेक उससे जी, बदतर स्थिति में है। नेता चाणक्य ने कहा था। अभिषेक एक मिनट सर, ललन सिंह जी एक मिनट। अभिषेक झा, क्या अभिषेक झा आपको भी दिक्कत है, बेचैनी है इस बात से कि 5 साल के लिए ऐसे संगठनों को बैन किया गया है? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम एक संगठन की बात क्यों करें? अगर कोई भी संगठन हो देश में और वो गैर कानूनी खुलकर नाम लीजिए अभिषेक जी, दबाइए मत कुछ। खुलकर नाम लीजिए, कैसे कितने संगठन है? बहुत सारे। पीएफआई के साथ 8 और जुड़ गए, कुल मिलाकर हो गए 9। अगर डिबेट में विवेक जी 20 मिनट की डिबेट में अगर 19 मिनट आप ही बोलेंगे तो फिर क्या नहीं, बोलिए सर, बोलिए ना अभिषेक जी। कहा रहा हूं, अरे नहीं बोलिए। मैं कहा रहा हूं, आज एक संगठन पर बैन नहीं किया गया है। मैं हाँ। एक संगठन का नाम ही क्यों लूं? केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न संगठनों पर बैन किया गया है। मैंने कहा कि अगर कोई भी संगठन, आप अगर पीएफआई की बात करते हैं, आप बिहार में आकर देख लीजिए, बिहार में सबसे पहले पटना पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई थी एसएसपी के नेतृत्व में। यह पर्दाफाश हुआ था फुलवाड़ी शरीफ में, तब एनआईए आई थी। कर्नाटका से ये चीजें सामने आती हैं। हम नेशनल सिक्योरिटी के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। कोई गलत करेगा, हम उसके पक्ष में हो सकते हैं। पहला एफआईआर लेकिन हमारे किसकी तरफ से राष्ट्रीय हुआ अध्यक्ष ने अभिषेक, कहा आप है, बता पाएंगे? मैंने यहां बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको बताया आप कि डीएसपी की पहले चर्चा इस कर रहे हैं, पूरे पहला मामले का एफआईआर किसने किया? उद्भेदन पटना पुलिस के द्वारा किया गया। फुलवाड़ी शरीफ में जो मॉड्यूल चल रहा था उसका उद्भेदन पटना पुलिस के द्वारा किया गया। अब आप समझिए कि अभी अगर बैन किया गया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि सारी जो चीजें हैं या सारे जो तथ्य हैं वो सामने केंद्र की सरकार ही ला सकती है कि किन तथ्यों, किन आधार के हिसाब से इसको बैन किया गया है। हम लोग किसी के भी पक्षधर नहीं है। जब तक सारी चीजें सामने नहीं आती हैं तब तक विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती है। आप इस बात को समझिए कि देश सर्वोपरि है। देश के खिलाफ कोई साजिश करेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सुनकर देखकर आश्चर्य लगता है कि एक तरफ से क्लेम किया जाता है केंद्र की सरकार की तरफ से कि लंबे समय से ये गतिविधियां चल रही थी। भाई, अगर लंबे समय से गतिविधियां चल रही थी, 8 वर्षों से आप सरकार में हैं, इनफैक्ट जब ये चीजें सामने आ रही थी कर्नाटका में आपकी सरकार थी, उसके बावजूद आप चीजों का पर्दाफाश नहीं कर पा रहे थे, मतलब इंटेलिजेंस की कमी रही होगी। तो केंद्र की सरकार की तरफ से ये कमी, ये कमजोरी वो लोग खुद दर्शा रहे हैं। दूसरा है कि हम इस मसले के खिलाफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को संप्रदाय से जोड़कर देखती है। कहीं ना कहीं लोगों में द्वेष कैसे फैले इन चीजों को लेकर इसका प्रचार करती है। जब देश की सुरक्षा का मसला आता है, देश मतलब हमारा पूरा देश है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां पर जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय, क्षेत्र से ऊपर हमारी सोच होनी चाहिए। अगर कोई गलत करेगा, किसी भी जाति का होगा, किसी भी धर्म का होगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप धर्म से जोड़कर किसी चीज को लेते हैं और तब नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं तो यह भी कहीं से उचित नहीं। चलिए अभिषेक जी, आपने एक बात तो कह दी पीएफआई के बारे में, ये शक्ति यादव जी और आरजेडी को समझना होगा, लेकिन आरएसएस पर आज भी जो भी लोग उंगली उठा रहे हैं उन तथ्यों को ले आए। और जो चादर मिलान की बात चल रही है ना, कहीं से भी कुछ नहीं मिलता। सुनिए, एक तरफ नहीं मिला लीजिए विवेक जी। हाँ,
विवेक जी, हाँ। इस एजेंडा इस तरह से मत चलाइए। कोई एजेंडा नहीं है सर। मैंने कभी नहीं कहा। शक्ति यादव जी, कोई एजेंडा नहीं है। जब आप मिलाइएगा ना, सुनिए, जब आप सुन लीजिए, जब आप मिलाइएगा ना, मत डालिए ना। नहीं तो आप निकालिए। आपको तो शुरू से सुनिएगा, आपको तो डिबेट के शुरुआत से मैं बोल रहा हूं कि 2 पॉइंट आप हमें दीजिए। अरे भैया पहले बात तो मेरी सुन लीजिए। मैंने कहा कि PFI पे बैंड लगता है, लगाइए। वो अगर एंटी नेशन एक्टिविटी है, लगाइए। लेकिन अगर किसी के अन्य संगठन जो इस देश के अंदर में नफरत फैला रही है, उस पे कौन लगाएगा? उसका बताइए ना, कौन करेगा? उसी के लिए तो वक्त दिया कि बताइए कि कौन सा RSS का नाम लिया ना आपने। आप बैठे क्या RSS का नाम लिया ना, आप बताइए ना हमें। क्या हम धर्म जोड़िएगा, जाति से जोड़िएगा, धर्म देश से बड़ा नहीं है। जोड़िएगा क्या? धर्म देश से बड़ा नहीं है। ग्राम के हत्यारे को महिमा मंडित करिएगा क्या? विवेक जी, धर्म ये राजनीति, ये पॉलिसी होनी चाहिए क्या? विवेक जी, धर्म देश से बड़ा नहीं है। करिए, बात को समझ कर रहा है देश के सुरक्षा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी समय निकाला, PFI देश के लिए कुछ अच्छी बातें आपने की और एक अच्छा वक्तव्य आपने प्रस्तुत किया। लेकिन जो माइंडसेट है उसे निकलना होगा। हमें यह तय करना होगा कि जो राष्ट्र की रक्षा है, सुरक्षा है, उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता, कोई भी संगठन हो। लेकिन अगर आप किसी में खामियां निकाल रहे हैं तो कुछ लिख पढ़ करके मोबाइल से ही, गूगल से ही कुछ लेकर सामने बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।